नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आप अभी डे 6 में हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है दोस्त। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, इसमें साइंस को पूरे थ्योरी में पढ़ रहे हैं दोस्त। जी हाँ, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लास के जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट को हम लोग थ्योरी में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, चैप्टर वाइज। तो जी हाँ, आज डे 6 है। तो इसमें पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन की किताब है। इसको पूरा कंप्लीट इस किताब को हम करा रहे हैं। या तो 24 या 25 में अगर बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं आप, तो आपके लिए रामबाण है। आज का सेशन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, बट ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। समझिए जरा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, कहा रहा है अभिक्रिया स्थल। आपका ये टॉपिक है एंजाइम और अभिक्रियाएं। तो मुंह में लार है, पाचक द्रव लार है। अभिक्रिया क्षारीय करता है, मतलब ये क्षारीय होता है। स्रोत एंजाइम जो है टाइलिन निकलता है, टाइलिन। यहाँ पे क्या हो रहा है चेंजिंग, सो देखिए, पके स्टार्च का विलय शर्करा के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, शर्करा यानी चीनी, ग्लूकोज के रूप में। अगला कहता है अमाशय। हमारे मुंह के बाद नीचे पेट, पेट जिसको अमाशय बोलते हैं हम लोग। अमाशय में अभिक्रिया अम्लीय होता है, रेनिन एंजाइम निकलता है। और कैसितेजीन का कैसीन में परिवर्तन होता है इसके अंतर्गत। अमाशयक में बात करते हैं, इसमें से एक रस निकलता है। रस क्या है? पेप्सिन और लाइपेज निकलता है। पेप्सिन के बारे में कहता है प्रोटीन का पेप्टोन में रूपांतरण, बसा का जल अपघटन करना होता है। छोटी आंत की बात करें तो आंत रस निकलता है छोटी आंत से। अमाशय से निकलता है रस, जिसको ध्यान रखिए इस बात को। क्षारीय होता है आंत रस, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो था अम्लीय प्रकृति का था जो रस निकला था। इसमें से जो एंजाइम निकलता है वो पहला है इंटेरोकाइने इरेप्सिन सुक्रोज। अग्नाशयी द्रव में ट्रिप्सिन मुक्त करना। सभी प्रोटीन पदार्थों का अमीनो अम्ल में परिवर्तन होता है। तो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन समझिए कैसे रहेगा आप। सभी प्रोटीन पदार्थों का अमीनो अम्ल में परिवर्तन कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अंदर होता है। बात समझ में? ऐसे करके क्वेश्चन रह सकता है। कार्बोहाइड्रेट वाले सभी पदार्थों, माल माल्टेक्स, लैक्टोस का, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोस या लेबुलोज में परिवर्तन होता है। ये उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी शुरू का बात बता रहा हूं ये सभी याद रखिएगा। जैसे पक्वासम से क्या होता है? तो पित्त रस निकलता है, क्षारीय होता है, ये अभिक्रिया करता है। आगे का अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया में मदद करना, वसा को इमल्सीकृत कर देता है। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय से रस निकलता है। देखिए, अमाशय और अग्नाशय अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। ये क्षारीय होता है ट्रिप्सिन। इसके बारे में कहा जाता है प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तन होता है। अगला निकलता है एमाइलेज। सभी शर्करा और स्टार्चों का माल्टोज में परिवर्तन होता है। लाइपेज के बारे में कहता है बसा का ग्लिसरॉल और बसा अम्ल में परिवर्तन होता है। ये पीछे वाले चैप्टर का मैंने एक बार दिखा दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कहां से कौन सा निकलता है एंजाइम। आइए हमारा आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रेसों में बस्ट तक, रेसा निकलता है, उससे बस्ट बनता है, इसकी सारी बातें करेंगे हम लोग। थ्योरी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिएगा, आप भी पढ़ते चलिएगा जो मैं पढ़ूंगा। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है। सही बात है। तो नाम याद रखें, भेड़, बकरी, याक। याक को एग्जाम में आता है, याक को याद रखिएगा। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर बाल ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाता है। वायु उष्मा की कुचालक होने का वजह से अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते भी है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किया जाती है। कहता है हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तिक ऊन के नाम से जाना जाता है। इसको निकाल लिया जाता है, यही ऊन बनता है। आगे कह रहा है भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इसके अनेक जनकों का विशेष रूप से ऐसा भेड़ों को जन्म देते हैं के लिए चयन किया जाता है जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही हो। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया का वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है।
मतलब एक विशेष प्रकार के भेड़ को पकड़ के उसका आपस में अभिक्रिया करा के, मतलब प्रजनन करा के एक नया ऐसा भेड़ पैदा करना जो कि सिर्फ मुलायम बाल दे। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या बताया? वर्णात्मक। क्या है? वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। आगे देखिएगा, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, जैसे भारत के लिए विभिन्न भागों में भेड़ों के लिए अनेक नस्लें पाई जाती है, यद्यपि भेड़ों के ऊन ही ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है। इसके अलावा भी कहा जाता है बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत और लद्दाख में याक का ऊन आपको देखने को मिलेगा। बकरी का भी है, देखिए जैसे बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा, गौर से सुनिए, अंगेरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इससे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। और ये हो गया आपके लिए अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पश्मीना शॉल के बारे में एग्जाम में आता है। आगे कहता है, ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन बनाने के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लांबा और एल्पेका जो ऊंट है, इसके भी बाल से ऊन बनते हैं। आगे कहा जाता है, रेशों से ऊन तक। क्या है भाई? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, अच्छी बात है। उनके बालों को काटा जाता है और फिर उन्हें संशोधित करके उसके ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालन और प्रजनन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पहाड़ी क्षेत्रों तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात किया जाता है। मतलब इन सभी क्षेत्र में मतलब भेड़ को पाला जाता है। भेड़ शाकाहारी होता है, वह घास और पत्तियां पसंद करता है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हर चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है वो खली उसको बोलते हैं। बीज का जो क्या बोलता है, रस निकालने के बाद बच जाता है। खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ को कुछ नस्लों के लिए नस्ल के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिन्हें बड़ी मात्रा में अच्छे गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ों के को वर्णात्मक प्रजनन, अभी ऊपर भी बताए थे, वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें एक से एक जनक किसी अच्छे नस्ल को भेड़ होती है। मतलब अच्छे नस्ल के भेड़ को ना मतलब गड़बड़ नस्ल, मतलब कि जो देसी कहिए, देहाती या देसी नस्ल होता है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है। मतलब रिएक्ट करने का मतलब है प्रजनन कराया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बाल का घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब रेशा से ऊन को कैसे संशोधित होता है? स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली ऊन भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। मतलब सबसे पहले ऊन का कटाई जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? कहाँ से कट रहा है? तो भेड़ के शरीर पर से बाल हटाना, ऊन की कटाई। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, वरना ठंडा में काट लिया जाएगा तो मर ही जाएगा। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संशोधित करने के बाद धागा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब बाल काटा जाता है उसके बाद धागा निर्माण होता है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। इसमें उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। प्रक्रम अभी, यह शब्द पर ध्यान रखिएगा, अभिमार्जन कहलाता है। यानी धुलाई, चिकनाई या गर्त ये सब निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं, अभिमार्जन। अगला टॉपिक है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमील अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक भी किया जाता है। ठीक है, वहां छटाई होता है। आगे कहा जा रहा है, आप भी पढ़ते रहे, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ने का कोशिश करें, ताकि आपके माइंड में और अच्छे से जाएगा, सुने भी और पढ़े भी। बालों में बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे बर बर कहलाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ या बकरी के सामान्य ऊन काली या भूरी या सफेद होती है। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर इनमें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर के ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊन के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी बड़े वाला को स्वेटर के लिए, छोटे वाला को धागा बनाकर उसके बाद प्रयोग। व्यावसायिक संकट क्या है? ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहता है, छटाई करने वाले कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसमें सोटर्स रोग कहते हैं। सोटर्स रोग जो है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा हो जाता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को
झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी हो सकता है। रेशम के बारे में अब बात करते हैं, उनकी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आइए रेशम। रेशम जिसको सिल्क बोलते हैं, कि रेशे भी जानतब रेशे मतलब जंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट फाइबरों को बनाते हैं, मतलब रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, या जिसको इंग्लिश में सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन में आपको सेरीकल्चर ही देगा, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में। अगला है रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, हर हाल में एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, ठीक है, जिसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। फिर से सुनिए, ये लाइन को पूरा फोकस करिए, मैं फिर से एक बार बॉक्स कर रहा हूँ इस लाइन को। सुनिए, मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, जिसको इल्ली भी कहते हैं या रेशम कीट भी कहते हैं, कहलाते हैं। कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट, 3 नाम हो गया। आगे आइए, आगे कहा जा रहा है, कहलाते हैं, ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, यह प्यूमा या कोशित कहलाता है। प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल को उनके अपने स्थान में बने रहने में सहायता करती है, ठीक है। फिर यह अंग्रेजी 8 अक्षर के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाती है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बना देता है। बात समझ में आया? यह है टेक्निक, कैटरपिलर कैसे रेशा बनाता है। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। चलिए, यही इंपॉर्टेंट था। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्रों बुनने के लिए किया जाता है। ये जो कोकून बना है, इसके ऊपर में जितना धागा है रेशम का है, उसी से बनता है कपड़ा। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, ठीक है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे के काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन या रुचता, चिकटनाही, चमक, ये सभी चीज क्या होते हैं, अलग अलग तरह का होते हैं। अगला कहता है, अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए मतलब धागा बनाए गए काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है, तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन तथा रेशम कीटों का संवर्धन भारत के बहुत प्राचीन व्यवसाय रहा है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन भी करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बात है, उसे समझिए। भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर में 1943 में स्थापित हुआ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो संस्थान है, बहरामपुर में 1943 में हुआ था। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना भी किया गया। केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कौन सा जगह, मेदी पाथर मेघालय में। एक और केंद्रीय टसन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में स्थित है। रेशम कीट की कई जातियां हैं। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम का पालन होता है। आगे है कि भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ 5 किस्म के रेशम, जैसे मलबरी, टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। और यह चीन से सबसे बड़ी मात्रा में मलबरी, कच्चे सिल्क और रेशम वस्त्र का आयात करता है। भारत के कुल रे... भारत के कुल रेशम उत्पादन में मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 89%, यानी सबसे ज्यादा। इस ईरी किस्म के रेशम का उत्पादन 8.6%, टसर किस्म के रेशम का 2%, मूंगा रेशम का उत्पादन 0.4% होता है। विश्व में कुल रेशम उत्पादन में भारत का हिस्सा 18% है। पूरे दुनिया में जितना हो रहा है, उसमें 18% सिर्फ अकेला भारत उत्पादित करता है। देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 50% कर्नाटक में होता है। सोच के देखिए, कर्नाटक में अकेला 50%। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। भारत के कुल
कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का हिस्सा 3% है। जितना भी बाहर निर्यात मतलब बाहर भेजना, जितना भी भेजा जाता है कपड़ा, उसमें से 3% रेशम का ही भी रहता है। रेशम उद्योग पर्यावरण के लिए लाभकारी होने के साथ साथ फैशन के लिए भी बहुत लाभकारी है। कोकून से रेशम तक बात करते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और इसके कोकून को एकत्र करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस बॉक्स में क्या दिया गया इसे पढ़िए। भारत में रेशम उत्पादन में संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रेशम कीट के पालन, कोकून में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्योग द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रेशम कीट पालन कथा, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थिति, उचित ताप और आर्द्रता में अनुकूल परिस्थितियां में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडा से लार्वा निकल जाए। अतः यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा और कैटरपिलर तथा रेशम कीट कहलाते हैं। दिन रात खाते रहते हैं और अपाम यानी साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत की ताजी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ट्रे में रखा जाता है। इसके अंदर 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। आगे कहता है कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को धूप में रखा जाता है तथा पानी में उबाला जाता है, भाप में रखा जाता है। इस प्रकार में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग क्या करना, रीलिंग विशेष मशीन में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। कताई करके धागा बनता है, अब बुनाई करके रेशम का वस्त्र बन जाता है। चलिए अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। रेशम कीटों से रेशम तथा ऊन भेड़ बकरी एवं याक से प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जातव रेशे हैं। ऊंट लंबा और एल्पेका के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के शरीर में बालों को उतारना पहले अभिमार्जक व छटाई की जाती है, फिर सूखने के बाद उन्हें कताई करके धागा बनाया जाता है, फिर वस्त्र प्राप्त किया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि रेशम फाइबर प्रोटीन से बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बना होता है। कोकून से रेशम के रेशों को निकाल कर उसका संसाधन किया जाता है। इस प्रकार को रीलिंग भी कहा जाता है। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बना देते हैं। उष्मा के नया चैप्टर है उष्मा, उष्मा से रिलेटेड बात करते हैं। उष्मा मतलब गर्मी होता है, गर्म और ठंडा। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। किसी वस्तु की गर्मी मतलब उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तापमापन क्या है? कहता है जिस तापमापी से अपने शरीर को ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी एवं बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब के पारा भरा होता है। बल्ब को बाहर नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। आगे कहता है थर्मामीटर पर ताप मापने का एक मापक्रम स्केल होता है। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मापा जा सकता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है। वास्तव में जिसे सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का 35 डिग्री से 42 डिग्री के ही बीच रखा जाता है। अब यहाँ पे एक फारेनहाइट सुनिए। कहता है फारेनहाइट एक थर्मोडायनेमिक तापमान पैमाना है जहाँ पानी की हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट तथा उबाल बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। मानव वायुमंडलीय दाब पर यह उबलते हुए पानी और हिमांक बिंदु को स्पष्ट रूप से 180 डिग्री सेल्सियस से अलग करता है। इसीलिए डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर 1/180
एक इंटरवल है जिस हिमांक बिंदु और उबलते पानी के बीच पूर्ण रूप से शून्य यानी कि -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला सेल्सियस के बारे में कह रहा है। सेल्सियस स्केल को अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। उन्होंने जल का क्वथनांक उबलते हुए ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने पर 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। उल्टा लिख दिया। जल का क्वथनांक उबलते ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने में शून्य को 273.15 केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर 1 केल्विन के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी के उबलते हुए बिंदु को 1373.15 केल्विन को दर्शाता है। आगे कहा जा रहा है, जो पदार्थ अपने को होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मक का चालक कहा जाता है। ऊष्मा का चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में जितने भी मेटल्स हो गए, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है, मतलब आसानी से नहीं जाने देते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी हो गया, कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। जल एवं वायु ऊष्मा का कुचालक ही है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जब जल गर्म हो जाता है तो गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म होकर बाहर ना निकल जाए, यानी गैस में ना बदल जाए। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ऊष्मा स्थानांतरण इस विधि को संवहन कहा जाता है। मैं क्या ये क्या दिया हुआ उसको समझिए। जैसे हुआ क्या कि आप यहाँ से गर्म कर रहे हैं इसको, नीचे गर्म होना शुरू हो गया यहाँ से। अब क्या घटना हो रहा है, नीचे बनाना था, मैं यहाँ बना दिया। अब इसमें का जो पानी है इस जगह पे गर्म हो रहा है, ये उड़ जा रहा है, बगल वाला यहाँ पे आ जा रहा है, फिर यहाँ गर्म हो रहा है, उड़ जा रहा है, ऐसे आते जा रहा है। यही प्रोसेस यहाँ कह रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। संवहन आएगा था, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होता है, यद्यपि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है। इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। यानी कहने का मतलब समझिए जरा, ये कोई मान लेते हैं कोई वो है, यहाँ से आग लगा हुआ है, आप समझिए बात। इसके ऊपर यहाँ पे हेड पर ना सबसे ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि जो भी चीज़ गर्म हो रही है ऊपर जा रही है और साइड से ठंडा-ठंडा आ जा रही है वायु। इसलिए यहाँ पे उँगली से आप ऐसे टच कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर टच करेंगे तो आपका पूरा जलन हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती पर थल या जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र पूरी तरह से इस तरह के, अब क्या है समझा देता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पानी है, ये जमीन गर्म हुआ, जमीन में चूंकि सेमी वो है, मेटेलिक थोड़ा सा अनुभव होता है। अब यहाँ पे गर्म होकर जल्दी से ना ऊपर उड़ गया। अब इधर से जितना भी वायु इधर का में भागता है तो इधर से ठंडा ठंडा वायु इधर आता है, तो समुद्र किनारे बहुत अच्छा लगता है या नदी किनारे। अगला टॉपिक है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की तरफ धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से वायु ठंडा समुद्र की ओर बहने लगता है। इसको थल समीर बोलते हैं। अब समझिए जरा, मान लीजिए इधर से समुद्र है और यहाँ पे घर बना हुआ है। अब क्या होता है कि दिन को तो इधर से ठंडा-ठंडा हवा आता है, लेकिन रात के समय में उल्टा होने लगता है, इधर जाने लगता है ठंडा, तो इधर गर्मी बढ़ जाता है थोड़ा-सा। तो रात ऐसे भी थोड़ा-सा ठंडीला होता है, तो समझ लीजिएगा जब थल से समुद्र में जाए तो कौन-सा समीर? थल समीर कहलाता है, और उधर से उल्टा है तो उसको समुद्री समीर बोलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा चालन तथा संवहन द्वारा पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम है, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे कि विकिरण बोलते हैं। जैसे ये तो हम लोग ने देखा, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रक्रिया, संवहन बोलते हैं, लेकिन जो सूर्य से हमारे पास तक आता है उसको विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है।
विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। जब हम किसी ताप यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रकार द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है, गर्मी लगते रहता है। आग से हटाकर रखा गया गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश का ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है हमारा शरीर विकिरण द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात शब्द को। सभी गर्म पिंड विकिरण के द्वारा ऊष्मा का वितरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु को टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषण भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय अपनी छाते का उपयोग करने पर परामर्श क्यों दिया जाता है? सोचिए, धूप में बाहर जाते समय छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है कि छाता पर जब पड़ेगा तो वहीं पे वो सोख लेगा या कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और नीचे आने में बहुत कम आएगा, इसीलिए छाता आपको डायरेक्ट गर्मी से बचा लेता है। सर्दियों एवं गर्मियों में हमारे पहनने में वस्त्र प्रकार अलग-अलग होते हैं। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसीलिए ठंड के दिन में हम लोग गाढ़ा-गाढ़ा रंग का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र के पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के वस्त्र पहनना बहुत आरामदायक लगता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखता है, गर्म बनाए रखता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होता है, इसीलिए इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विसरित होने से रोक देती है और ऊष्मा का अनुभव में गर्मी देते रहता है। गर्मी तो असल में हमारे शरीर से निकल रहा होता है, लेकिन वो वातावरण में नहीं जा पाता क्योंकि स्वेटर जो होता है, वो रोक देता है। किसी वस्तु की उष्णता को कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप को मापा जाता है। अगला कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का प्रयोग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये प्रयोगशाला में यूज होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। आगे कहा जा रहा है ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित करेगा, नहीं ज्यादा गर्मी से ठंडा की तरफ जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकारों द्वारा स्थानांतरित होता है: चालन, संवहन और विकिरण। संवहन और विकिरण हम लोग अच्छे से अभी पढ़े थे ऊपर में। ठोसों से प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होता है, ये चीज भी समझ गए। चालन ठोस में स्पेशली होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा होता है। द्रव एवं गैस में संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तीनों बात याद रखिएगा, ये सोना है आपके लिए। अगर हमसे पूछिए कि अभी तक में जो भी पढ़े सर आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये है। ये आपको सब दिन काम आने वाला टॉपिक था। कहाँ चला गया यार? आ गया, सॉरी। अगला टॉपिक कहा जा रहा है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मा विकिरण को अच्छे अवशोषण होती है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े आरामदेह लगते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र अच्छा लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड इसको बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं, इसको भस्म भी कहा जाता है, क्षार भी। इसको हम लोग साल्ट बोलते हैं या लवण बोलते हैं। समझने का प्रयत्न करते हैं इसको भी। कहता है दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा लगता है। सही बात है। आय कहता है इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये अम्लीय एसिडिक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में अम्ल होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल होते हैं। आगे कह रहा है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। ऐसे पदार्थ जो कड़वाहट देता है वो स्पर्श करने में साबुन की तरह लगता है, उसे क्षार कहते हैं। इस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे सूचक कहा जाता है। मतलब कैसे आप जानेंगे कि अम्लीय है क्षारीय? फर्श में खा के तो नहीं चेक करेंगे, खाएंगे आपको जल जाएगा मुंह, इसीलिए सूचक का प्रयोग होता है। सूचक को जब अम्ल में डाला जाता है, क्षारीय पदार्थ उपयुक्त विलयन में डाला जाता है तो उनका रंग बदलता है दोनों में मिलाने पर। हल्दी, लिटमस, गरहुल की पंखुड़िया आदि प्राकृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चीज जानिए। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है,
साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के, सिट्रिक फल संतरा नींबू सब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला सिट्रिक फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली अंगूर कच्चे आम आदि में पाया जाता है। और अब आप मेरे से एक और क्वेश्चन पूछे कि अभी तक के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जितने चीज को मैं बोल रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको भी पूरा अच्छे से याद रखिए। ये सारे प्राकृतिक में पाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्त सेशन इंड करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का सेशन हो चुका है। बहुत सारी बातें पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, उसे याद भी रखना पड़ता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मेरा मेहनत पसंद आया है, तो आपसे बस इतना ही विनती करेंगे, जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और बताना चाहते हैं कि ये चैनल पे और भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, 150 नंबर का पहली बार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ दोस्त। आप चैनल पे जाके सर्च मार के देख लीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये इसको तो हर हाल में आपको प्रैक्टिस सेट को देखना है कि उसमें हाई लेवल लो लेवल सब तरह के करा रहा हूँ, ये नहीं कि आसान आसान करा रहा हूँ, वो काम मेरा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।